गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज अपना नया चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 है अपना अकाउंटिंग रेशोज के नाम से। और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और आज की इस क्लास में हम 2024 और 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारी अकाउंटेंसी के सेकंड बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उससे पहले पार्टनरशिप के 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस उनकी पीवाईक्यूज नहीं देखे हो तो आप जरूर से देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में हम 2023 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2024 के जो है 3 और 23 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग रेशोज के नाम से ये अपना चैप्टर है और इसके अंदर हम टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट 13 ईयर्स के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का इसका वेटेज है और टोटल 31 क्वेश्चन अपन इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन 2024 का पढ़ेंगे, 23, 22, इस तरह से ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अपन आगे आने वाली क्लासेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की पहली क्लास में 2024 का जो अपना पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशो इज कंसिडर्ड सेफ। देखो, डेब्ट इक्विटी रेशो जो है आपका वो सेफ क्या होना चाहिए। देखो, इसका रेशो जो होना चाहिए 0.5:1 हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो बुक में आपको जो इसका आंसर है वो 2:1 दे रखा है। लेकिन जरा आप सोचिए, डेप्ट इक्विटी रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं वो तभी सेफ होंगे जब हमारी इक्विटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारी जो डेप्ट है वो क्या होना चाहिए, 1, और ये क्या होना चाहिए, 2, यानी कि ट्वाइस होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5/1। तो वैसे दोनों ही आंसर इसके सही है, 0.5:1 भी और 1:2 भी, लेकिन बेटर जो आंसर होगा वो होगा हमारा 0.5:1, क्योंकि अपन जो रेशो को है मिनिमम वैल्यू के अंदर दिखाते हैं। जितना उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं वहां तक दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारी डेप्ट है वो तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडियल रेशो होगा वो होगा आपका 0.5:1, 2:1 नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज अपने को निकालनी है। इफ स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री अपने को 60,000 का दे रखा है, लिक्विड असेट्स अपने को दे रखे 2,40,000, और क्विक रेशो अपने को दे रखा है 2:1, ठीक है। तरलता अनुपात क्विक रेशो को अपन बोलते हैं। तो यहां से अपने को एक तो करंट असेट्स निकालनी है और एक करंट लायबिलिटीज निकालनी है। देखो, आप जानते हो कि कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स अपन निकालेंगे, तो करंट असेट्स निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लिक्विड असेट्स आपको दे रखी है, ठीक है, और स्टॉक आपको दे रखा है, दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस जैसे ही आप करेंगे, लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक, यानी कि 2,40,000 की आपकी लिक्विड असेट्स है और 60,000 का आपका स्टॉक है, तो आपका 3 लाख रुपीज का क्या आ जाएगा, करंट असेट्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज हो गई अपने पास। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला यूज करते हुए हम करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिक्विड असेट्स, या इसको अपन क्विक असेट्स भी कह सकते हैं, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखो, आपको रेशो दे रखा है 2:1, ये जो आपको 2:1 जो दे रखा है, इसमें ये तो है आपकी लिक्विड असेट्स और ये है आपकी करंट लायबिलिटी। तो इसको अपन, जो रेशो आपको 2:1 दे रखा है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो 2/1। लिक्विड असेट्स की वैल्यू अपने को 2,40,000 दे रखी है, इसको अपन यहां लिख लेंगे। और करंट लायबिलिटीज अपने को नहीं दे रखी है, अब अपन इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हाँ बच्चों, 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा।
चलिए, तो अपन क्या करेंगे, 2:1 जो दे रखा है इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को अपन इसे करंट लाइबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करंट लाइबिलिटीज, और 240 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 240। तो करंट लाइबिलिटीज में अपन 240 अपने को जो दे रखा है उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपकी जो लिक्विड एसेट्स है वो है 240, और करंट लाइबिलिटीज आपकी आई है 1,20,000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्विक रेशो क्या आएगा आपका, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट असेट्स की वैल्यू निकालने के लिए लिक्विड असेट्स और स्टॉक अपन को दोनों प्लस कर दिया है। ठीक है, अपन जानते हैं लिक्विड असेट्स में स्टॉक इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि ये करंट असेट्स में इंक्लूड होता है। तो करंट असेट्स निकालने के लिए लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक करेंगे, तो ये हमारा 3 लाख रुपए की लिक्विड असेट्स, सॉरी करंट असेट्स आ जाएगी, और इधर से अपन ने करंट लाइबिलिटीज निकाल ली है। तो आपको जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना है वो क्वेश्चन को देखते हुए इस तरह से करना है। ठीक है, ये आपका 2024 का लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन और है। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। एक तो अपने को सेल्स की वैल्यू निकालनी है और एक ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टॉक टर्न ओवर रेशो अपने को दे रखा 6 टाइम्स। स्टॉक टर्न ओवर रेशो यानी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो दे रखा है आपको 6 टाइम्स। एवरेज स्टॉक यानी कि एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखा है 80,000। सेलिंग प्राइस इज 25% एक्सेस ऑन कॉस्ट, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 25% एक्सेस ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट में अगर उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाती है, सेल्स आ जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट का 25% उसमें प्लस करना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक तो अपन से सेल्स पूछी है और एक ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेल्स की अपन बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो जो हमें दे रखा है उसको यूज करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो अपने को दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है और वो आपको दे रखी है कितनी, 80,000। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 6/1। ठीक है, अब आप दोनों को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज स्टॉक 6 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 80,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,80,000। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4,80,000 में मैं 80,000 एवरेज स्टॉक का डिवाइड कर दूं तो हमारा जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी आ गई, 4,80,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में हम प्रॉफिट अगर ऐड कर दें, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो 20% ऑन कॉस्ट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखी है 4,80,000, और आप क्या करेंगे, 4,80,000 का आप 25% निकालेंगे, और 25% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में प्लस कर देंगे तो सेल्स हो जाएगी आपकी 6 लाख। तो 6 लाख जो है आपकी यहां पर सेल्स आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। क्लियर बच्चों, आई थिंक ये सेल्स का जो कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी अभी अपन ने निकाली है, और उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपन माइनस कर लेंगे। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अभी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 4,80,000, तो माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000। वैसे यहाँ पर जो 25% ऑन कॉस्ट निकाला था ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही था, लेकिन इसको प्रेजेंट करना है तो अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर बच्चों, आई थिंक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको मैचिंग वाला यहाँ पर आया था, और ये आपको पता है क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आया है। ठीक है, आप जानते हैं सेक्शन जो 3 होता है आपका, सेक्शन सी जो होता है, उस सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपका रेशो का था। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया रेशो का 3 मार्क्स का, एक इससे पहले आया था 2 मार्क्स का, और एक आया था 1 मार्क्स का। ये टोटल 3 क्वेश्चन अपने को इस तरह से पूछे गए थे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा जाएगा, और 2 और 3 मार्क्स का एक मेजर क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा।
अच्छा, ये वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, इसके ऑप्शन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने को मैच करना था, मैच द लिस्ट ए विथ लिस्ट बी। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी को क्या करना है, मैच करना है। तीन अपने को अकाउंटिंग रेशो दे रखे हैं, और तीन अकाउंटिंग रेशो में पहला दे रखा है आपको करंट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। और लिस्ट बी में कैटेगरी दे रखी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। तो अपने को मैच करना है कि कौन सा रेशो किस में आएगा। तो आप जानते हैं कि आपका जो करंट रेशो होता है वो आपका लिक्विडिटी रेशो होता है, ठीक। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है आपका, वो होता है आपका सॉल्वेंसी रेशो, ठीक। और ऑपरेटिंग रेशो जो होता है वो होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अपन इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन लिखना आपको इसका। चालू अनुपात आपका तरलता अनुपात होता है, यानी लिक्विडिटी रेशो होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है आपका सॉल्वेंसी रेशो में आता है। इससे अपन ये पता लगाते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस पे कितना टाइम्स है। ऑपरेटिंग रेशो जो होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैच करना था। तो ये था आपका 2024 का पेपर। इसके बाद में आता है 2023। देखिए 23 में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन है आपका नंबर 1, सुमन लिमिटेड लिक्विडिटी रेशो एंड करंट रेशो। लिक्विडिटी रेशो का मतलब है यहाँ पे लिक्विड रेशो, ठीक है। लिक्विड रेशो और करंट रेशो दे रखा है। तो लिक्विड रेशो तो दे रखा है 3.6:1, और करंट रेशो आपको दे रखा है 4.8:1, ठीक है। और स्टॉक हमें दे रखा है 60,000। क्या पूछा है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, दो चीज अपने को यहां पर बतानी है। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो देखो बच्चों, अपने को क्वेश्चन में गिवन है लिक्विडिटी रेशो 3.6:1, ये रेशो दे रखा है लिक्विडिटी। इसको अपन ऐसे लिखेंगे 3.6/1, और इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो हमें दे रखा है 4.8:1, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4.8/1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और एक दे रखा है आपको स्टॉक। अब एक बात सुनना बच्चों ध्यान से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि जो हमारी करंट असेट्स है वो है 4.8। आपका जो करंट असेट्स है ना करंट रेशो में, वो कितना है 4.8, और लिक्विड असेट्स कितना है लिक्विडिटी रेशो में 3.6। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर को जो रिप्रेजेंट करती है वो आपकी लिक्विड असेट्स है। तो लिक्विड असेट्स 3.6, और करंट लायबिलिटीज दोनों में ही कॉमन है, और वो है आपकी 1। तो क्या करते हैं अपन, करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी 4.8x। देखो अपने को पता है कि जब करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट असेट्स 4.8 टाइम्स है, यानी कि 4.8 गुना है। करंट लायबिलिटीज 1 है तो करंट असेट्स कितनी है 4.8 गुना, यानी कि टाइम्स है। और लिक्विड असेट्स 3.6 टाइम्स है करंट लायबिलिटीज की, ठीक। तो आपकी यहां पर अगर करंट लायबिलिटी एक्स मानते हैं तो करंट असेट्स हो जाएगी 4.8x, और लिक्विड असेट्स हो जाएगी 3.6x। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं स्टॉक का। अपन जानते हैं करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक होता है, ठीक है। आपने कई बार फॉर्मूला यूज किया हुआ है, करंट असेट्स में से आप स्टॉक माइनस करके लिक्विड असेट्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स हम माइनस करके स्टॉक निकाल सकते हैं। और अगर आपको पता है करंट असेट्स निकालनी हो तो करंट असेट्स निकालने के लिए लिक्विड असेट्स में अपन क्या कर देंगे, स्टॉक को प्लस कर देते हैं, ठीक। चलिए तो स्टॉक अपने को याद दे रखा है। देखिए स्टॉक 60,000 का दे रखा है, करंट असेट्स हमें नहीं दे रखी है, लेकिन करंट असेट्स अपने यहाँ पे 4.8x ली है, और लिक्विड असेट्स हमारी 3.6x है। इसको सॉल्व करेंगे 60,000 इज इक्वल्स टू 1.2x, और x इज इक्वल्स टू 60,000 अपॉन 1.2, यानी कि 60,000 जो आपका है एवरेज स्टॉक, इसमें आप 1.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 50,000, और x क्या है आपकी करंट लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 50,000। जब करंट लायबिलिटी 50,000 है तो करंट असेट्स निकालने के लिए
4.8x अपन ने करंट असेट्स को बोला था, तो x की वैल्यू जो है हमारी 50,000 है, वो यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 2,40,000 आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज नहीं, इसमें और क्या पूछा है अपन से? यही दो ही चीज पूछी है अपन से, एक तो करंट असेट्स पूछी है और एक करंट लायबिलिटी पूछी है। तो करंट लायबिलिटी अपन यहाँ निकाल चुके हैं और करंट असेट्स यहाँ निकाल चुके हैं। तो ये आपकी, अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपके लिक्विड असेट्स है। मान लो क्वेश्चन में आपसे लिक्विड असेट्स भी पूछ लेता, ठीक है, तो लिक्विड असेट्स की वैल्यू 3.6 मल्टीप्लाई 50,000, 1,80,000। क्लियर बच्चों? तो हमारा यहाँ पर यह रेशो कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है इस क्लास का, अपन इसको देख लेते हैं। देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 0.8:1 और अपने को ये बताना है कि 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इन ट्रांजेक्शन में से किस ट्रांजेक्शन से हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नो चेंज होगा, तो ये अपने को बताना है। ठीक, तो चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने को दे रखा है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो, सबसे पहले अपने को डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 0.48:1 और हम जानते हैं हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशो होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब यहां पर लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है बच्चों, और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है। तो देखो, तो इस फॉर्मूले में डेब्ट अपॉन इक्विटी है, तो अपन पॉइंट ये अपने को इस तरह से दे रखा है 0.8:1। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है आपकी, ये 1 इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है और 0.8 जो है आपको डेब्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन यहाँ पर सपोज किया कि हमारा जो डेब्ट है वो 80,000 है और इक्विटी हमारी 1 लाख है। अगर आप इसको फॉर्मूले में वेरीफाई करोगे तो आपका रेशियो यही आएगा। 80,000 में अगर मैं 1 लाख का डिवाइड करता हूं तो ये रेशियो आएगा मेरा 0.8:1। तो इस तरह से हमारा जो रेशो है, हमने यहाँ पर जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग डेब्ट और इक्विटी को मान लिया है। अब अपन ने लिखा कि फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब अपन फर्दर इशू करते हैं शेयर्स, सपोज करो अपन 1 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करते हैं। जब 1 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करते हैं तो एक तो आपकी इक्विटी बढ़ेगी, न्यू इक्विटी विल बी 2 लाख। पहले कितनी थी? 1 लाख। इसमें आपकी 1 लाख और प्लस हो जाएगी, तो न्यू इक्विटी हो जाएगी आपकी 2 लाख। ठीक है, और डेब्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपके करंट असेट्स यानी कि कैश बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, अगर आपने कैश के लिए किया है इशू तो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में 2 लाख रुपीज आपको दे रखा है इक्विटी, न्यू इक्विटी हो गई और डेब्ट में कोई चेंज नहीं है, तो न्यू डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा हमारा 80,000 अपॉन 2 लाख। तो इसका मतलब 0.4:1। ओके, पहले का रेशियो क्या था? 0.8:1 और अब न्यू रेशियो कितना हो गया? 0.4:1। तो रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अपन कहेंगे सो डेब्ट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज ऑन फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्दर जो शेयर्स इशू होंगे उससे हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स इशूड। सपोज करो बोनस शेयर्स 50,000 के इशू हुए, तो न्यू इक्विटी हो जाएगी आपकी 1,50,000, 1 लाख प्लस 50। ठीक है, जब बोनस शेयर्स इशू होते हैं बच्चों तो उससे हमारी इक्विटी चेंज हो जाती है, तो इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से और डेप्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। तो न्यू डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा जो हो जाएगा डेप्ट अपॉन इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है 80,000 अपॉन 1,50,000। तो रेशियो हो जाएगा आपका 0.5:1। यहां भी हमारा रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल रेशियो है वो 0.8:1 है। ठीक है ना? कितना है? 0.8:1। तो यहां भी रेशियो हमारा डिक्रीज हो गया। एक पॉइंट और है कि सपोज डिवेंचर्स ऑफ 30,000 रिडीम्ड। डिवेंचर्स का अगर अपन ने रिडीम कर दिया तो क्या होगा? तो देखो, डेप्ट जो है हमारा वो हो जाएगा 50,000। क्यों? सपोज करो 30,000 के डिवेंचर्स का अपन रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडम्पशन मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा डेप्ट कम हो जाएगा ना। 80,000 के डेप्ट है, उसमें से 30,000 का डेप्ट अपने पेमेंट कर दिया तो 50,000 का बचेगा और इक्विटी पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, यहां पर इक्विटी पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो रिडम्पशन है वो अपन कैश में कर रहे हैं। तो न्यू डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी
डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो 50,000, और इक्विटी आपकी 1 लाख एज इट इज रहेगी, तो रेशियो हो जाएगा आपको 0.5:1। और इस कंडीशन में भी हमारा जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है टोटल कितने पॉइंट दे रखे थे, 4 पॉइंट दे रखे थे बच्चों। तो एक पॉइंट यहाँ पर अपन इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं इसको, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, अपन गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, देखो गुड्स जब हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि करंट असेट्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, और कैश में आप गुड्स सेल करेंगे, और कैश में जब आप गुड्स सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका कैश इंक्रीज होगा, मतलब करंट असेट्स भी इंक्रीज होगी। तो देखा जाए तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड ये पॉइंट है, और इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो से कोई लेने देना नहीं है। तो आप इसका सॉल्यूशन लिख लेना कि ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस डेब्ट इक्विटी रेशियो विल नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना इसको अपनी नोटबुक में, यहाँ इसका सॉल्यूशन टाइप होना रह गया। आप लिख लेना कि सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस नो चेंज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको लिख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि गुड्स सेल करने पर डेब्ट और इक्विटी से उनका कोई लेने देना नहीं है, दोनों उससे पॉइंट रिलेटेड नहीं है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है बच्चों, जब इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होगी तो उसमें आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, इस क्लास में अपन ने ये क्वेश्चंस पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन ने सॉल्व किए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट करें आपको क्वेश्चंस किस तरह से समझ में आया है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, आप उसका कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से उसको क्लियर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।